देखिए, जो 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ चल रहा है, तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊँगा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफ़ी के कुछ ऐसे प्रश्नों पे जो कि परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होते हैं। देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले आपको उन प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा जो बार-बार रिपीट होते हैं। रिपीटेड प्रश्न एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके बाद फिर आपको उन प्रश्नों के लिए तैयार होना पड़ेगा जो आने वाली परीक्षाओं में नए-नए प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे और नए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और जो पुराने प्रश्न हैं, आइए उनको थोड़ा-सा हम जो है घोल के पी जाते हैं, ठीक है? और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है जब उसको रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। इसका आंसर बताइए। देखिए ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है और ये फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान का भी प्रश्न है। तो ये सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है। आंसर बताते रहिएगा और मैं आपसे प्रश्न पूछते रहूंगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने 25 में से कितने नंबर स्कोर किए हैं, ठीक है? तो इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए किसी वस्तु का जो भार होता है ये उस समय न्यूनतम यानी कि सबसे कम होता है जब वो व्यक्ति या फिर जो है वस्तु जो है वो पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हो। और पृथ्वी का केंद्र कहाँ पर? देखिए ये वाला आपका जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का आउटर लेयर हो गया और ये सेंटर हो गया, पृथ्वी का केंद्र हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? आंसर बताइए। हिंट मैं आपको देता हूं। देखिए इस प्रक्रिया में पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और देखिए इस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कैसे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। देखिए प्रकाश ऊर्जा जो है ये कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो जो हरे पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि इसके सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसकी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही जमीन से ये क्या लेते हैं, जमीन से ये जल और खनिज लवण लेते हैं और वातावरण से जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इतनी सारी चीज़ें लेने के बाद जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद ये अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं उसको, अपने भोजन को, ठीक है। तो ये अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो आपके हरे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं इस प्रक्रिया के बाद में। तो ये सारी प्रक्रिया इसे दिमाग में बनाए रखिएगा। जो सबसे खास बात है कि याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और तीसरा प्रश्न है कि पीतल किसके मिश्रण से बनाई जाती है? आंसर बताइए। देखिए आपके घर में जो पीतल के बर्तन होंगे आप उनको कभी गौर से देखिएगा, उसका जो कलर होगा आपको कुछ कुछ जो है तांबे जैसा लगता होगा और उसमें थोड़ा सा जो ये पीला कलर आ जाता है, ठीक है, ये जस्ता मिलाने के कारण होता है। तो जस्ता यानी कि जो आपका Zn होता है और तांबा यानी कि जो आपका Cu यानी कि कॉपर होता है। तो जिंक और कॉपर यानी कि जस्ता और तांबा को मिलाने के बाद पीतल बनता है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? आंसर बताइए। देखिए जो आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति को हम जुपिटर कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति है इसके पास सबसे अधिक उपग्रह यानी कि सैटेलाइट हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट की बात हो रही है। और देखिए वर्तमान में देखिए पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे लेकिन एक ग्रह को जो है क्षुद्र ग्रह घोषित कर दिया गया, मतलब उसको कहा कि भैया ये ओरिजिनल ग्रह नहीं है, ठीक है, इसमें ग्रह की क्वालिटी नहीं है। तो टोटल 8 बचे हैं वैज्ञानिकों के मत के अनुसार। और ये जो आपके 8 ग्रह में आपका पहला बुध है, बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। मंगल के पास 2 हैं। बृहस्पति के पास 67 यानी कि 67 हैं। शनि के पास 62 यानी कि 62 हैं। अरुण के पास 27 हैं और वरुण के पास 14 है, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक किसके पास हुआ? इसमें सबसे अधिक देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा बृहस्पति के पास 67 है और उसके बाद फिर शनि के पास 62 है और तीसरे नंबर पर इस मामले में अरुण है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं तो ये ग्रह आपका है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, और जुपिटर के पास 67 क्या चीज़ है, ग्रह उपग्रह है, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट है। और पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर बताइए। देखिए विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला और ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है आपकी है 7242 किलोमीटर।
और थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो विस्तार इसका जो है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो जो आपका ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से लगा स्टार्ट होता है, थोड़ा सा फिर से इसको कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ तक आपका पूरा इसका विस्तार फैला हुआ है। और ये जो विस्तार दिख रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई का ये आपका है कितना, 7,242 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और दूरी नापें तो 7,242 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। बाकी देखिए इस मैप में एक खास बात आपको दिख रही है, यहाँ पे विभिन्न महाद्वीप दिख रहे हैं और उसमें पर्वत श्रृंखलाओं का रेंज दिख रहा है। तो देखिए आपको थोड़ा सा मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें एंडीज पर्वत स्थित है, और यहाँ पे आपका उत्तरी महाद्वीप का जो आपका मैप दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें देखिए अलास्का स्थित है, इसमें जो है कोस्ट माउंटेन सियरा नेवादा स्थित है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आपका रॉकी माउंटेन भी स्थित है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका जो है एप्लेसियन और लॉरेंसियन पर्वत भी स्थित है, ठीक है। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और देखिए जो आपका यूरोप है, तो यूरोप में जो है जोलेन और कार्पेथियन और आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। और जो आपका अफ्रीका का रीजन है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का रीजन है, तो इसमें जो है दो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहला आपका है एटलस और दूसरा आपका है ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। तो एटलस और ड्रैकेंसबर्ग जो है आपका जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पे स्थित है। और साथ ही जो आपका एशिया महाद्वीप है, तो देखिए एशिया महाद्वीप में आपके जो है टियाबैक और जैपनीज आल्प्स और कोरिन रेंज स्थित है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर आप अगर जाएं ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे साउदर्न आल्प्स आपको दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होते हैं, आपको जियोग्राफी क्लास में बहुत रेयर केस में कोई बताएगा, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने इन चीज़ों को खुद देखा है, अनुभव किया है कि एग्जाम में आते हैं। छठा प्रश्न है कि भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है। तो देखिए भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था इसका नाम था अप्सरा, और भारत के इस पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का स्थापना 1956 में मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में हुआ था। इसको नोट कर लीजिएगा, और अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको काफ़ी खुशी होगी जब आपको ये प्रश्न मिलेगा। सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। देखिए भारत में अब तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है, और किसी ऐसी एग्जामिनर की हिम्मत भी नहीं हुई कि इस प्रश्न को वो ना शामिल करे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कांगो, जो आपकी कांगो नदी है, ठीक है। तो कांगो नदी को जो है विषुवत रेखा 2 बार काटती है। देखिए जो आपकी कांगो नदी है इसको जायरे के नाम से भी जानते हैं, और जो आपकी कांगो नदी है ये 4700 किलोमीटर लंबी है। ये नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के सामने आया कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नदी है नील नदी, और अंग्रेजी में इसको हम NILE लिखते हैं, यानी कि नाइल लिखते हैं, ठीक है। तो नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और इसके बाद फिर आपका कांगो, ठीक है। कांगो क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सारे बेसिक पॉइंट को कवर करते रहिएगा, और थोड़ा सा हम अफ्रीका महाद्वीप का मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेटर हो गया, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा हो गई, और यहाँ पे आपको देखिए ये कांगो रिवर यहाँ से ओरिजिन होता दिख रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम इसके लिए, थोड़ा सा आपको क्लियर और दिखेगा। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, फिर देखिए कांगो नदी फिर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो ये नदी देखिए यहाँ पे ऐसी जब यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये जो आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा है, देखिए यहाँ पे एक बार इस नदी ने यहाँ कट किया और एक बार यहाँ पे कट हुआ, ठीक है। तो विषुवत रेखा जो है 2 बार काटती है किसको, कांगो रिवर को। आपको ये मैप में जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कैसा लग रहा है इसको जरूर बताइएगा। और देखिए मैंने एक नील नदी की बात की थी, ठीक है, यानी कि जो आपका नाइल रिवर है, तो देखिए नील नदी जो है ये आपका कुछ इसका विस्तार देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक आपका है, ठीक है। तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, और उसके बाद फिर आपका जो है आपका दूसरा है कांगो यानी कि जायरे नदी। आठवां प्रश्न है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो देखिए दिन और रात दोनों बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। याद रखिएगा कि दिन और रात जो है ये विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। देखिए विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। नवा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग में स्थित है, और द हेग जो है एक प्लेस है जो कि आपका कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक है।
और देखिए जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1945 में की गई थी। 10वां की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आपका वियना में स्थित है। और आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है, देखिए ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। जो वियना है आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसका जो गठन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन जो है ये 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। 11वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे स्थित है? तो देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है ये वेनेजुएला में स्थित है। देखिए जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा झरना जिसको हम अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं तो ये आपका है एंजल जलप्रपात, ठीक है। और इसको जो है साल्टो एंजल के नाम से भी जानते हैं। और ये जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये आपका जो एंजल जलप्रपात है ये आपका वेनेजुएला की रियो कैरोनो नदी की सहायक नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। 12वां की गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गीत गोविंद पुस्तक के लेखक आपके हैं जयदेव। और जो आपके जयदेव हैं ये सेन राजवंश के दरबारी कवि और वैष्णव के भक्त थे। और 13वां प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो पहली महिला थी इनका नाम था कैरोलीन मिकेल्सन, ठीक है। तो कैरोलीन मिकेल्सन जो है ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर, देखिए उत्तरी ध्रुव क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। और यहाँ पे एक डंडा खींच दें तो ये आपका सेंटर हो गया पृथ्वी का। और यहाँ पे एक मतलब देखिए यहाँ पे वाला जो ये अपर सिरा है पृथ्वी का उत्तरी, ठीक है। तो इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ये पोल जो होता है इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो बात हो रही है उत्तरी ध्रुव की और वहाँ पर पहुँचने वाली पहली महिला थी कैरोलिना मिकेल्सन। 14वां की राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय गान जो है ये सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। देखिए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। जबकि 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। और 15वां प्रश्न है कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका द ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक प्रवाल संरचना है और ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर बताइए। देखिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पुस्तक के लेखक आपके हैं विलियम गोल्डिंग। 17वां कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और जल्दी से बताइए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? 18वां की ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंगे आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है कहाँ पर स्थित है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका विक्टोरिया पार्क है ये आपका मेरठ में स्थित है। 19वां की गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त सिंचाई का प्रयास है? देखिए जो आपका गंडक सिंचाई परियोजना है ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य का जो है एक संयुक्त प्रयास है, किस लिए? सिंचाई के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। और 20वां प्रश्न की नागार्जुन कौन थे? उत्तर बताइए। देखिए नागार्जुन जो है ये एक बौद्ध दार्शनिक थे और ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे तथा उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। देखिए एग्जाम में प्रश्न अलग से पूछा गया कि शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको किया था नागार्जुन ने, ठीक है, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। 21वां की प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका हम्पी में स्थित है। देखिए जो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है, ठीक है, तो ये कर्नाटक के एक प्लेस हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। 22वां की शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए जो आपका शहद यानी कि हनी होता है इसका प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। देखिए फ्रक्टोज जो ये ग्लूकोज की अपेक्षा बहुत मीठा होता है, इसलिए आप जब शहद खाते हैं तो ये आपको बहुत ही मीठा लगता है। और प्राचीन काल में सबसे मीठा पदार्थ हुआ करता था शहद। 23वां प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। याद रखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 की गई थी। 24वां प्रश्न की प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए भारत के जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरि प्रसाद चौरसिया,
देखिए इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के लोकनाथ में, ठीक है। तो इलाहाबाद में एक प्लेस है लोकनाथ, यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ था। 25वां प्रश्न है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर मानाता है? आंसर बताइए। देखिए जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला है, ठीक है, वाराणसी शहर है यानी कि बनारस है। तो बनारस को पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। और ऐसा नासा यानी कि जो आपका अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ठीक है, तो इसने ऐसा कहा था अपने एनालिसिस के बाद। वैसे भी देखिए अगर सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहीं मिलेंगे किसी भी चीज़ के तो वो बनारस में ही मिलेंगे, ठीक है। तो बनारस जो है ये दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ये प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे बहुत सारे एग्जाम में पूछा चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में तुरंत, ठीक है।